हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 14 से लेकर 20 फरवरी 2022 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी दिए हैं तो उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं तो इन्हें आइए देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र झांझड़िया। इसके बाद है, इटली ने इनमें से किस वर्ष फीफा वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं जीता है ये पूछ रहा है। तो वर्ष 2014 में इटली ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता था। इसके बाद अमेरिका के कोबी ब्रायंट किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। इसके बाद है, वर्ष 2023 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। फिर वर्ष 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है अकाने यामागुची। इसके बाद है, इनमें से किस बल्लेबाज के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल स्टर्लिंग। फिर है, मैग्नस कार्लसन शतरंज में कितने बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 बार। इसके बाद है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। फिर है, मार्टिना नवरातिलोवा ने कितने बार WTA फाइनल सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बार। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में किस फॉर्मेट में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनडे, यानी कि 50 ओवरों का। फिर है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। इसके बाद है, FIH मेंस हॉकी रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे पे। इसके बाद है, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने वनडे डेब्यू मैच में शतक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका KL राहुल। फिर है, वर्ष 2006 में किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है मेलबर्न। इसके बाद है, पूर्व टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकनरो ने कितनी बार US ओपन जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। इसके बाद है, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के नवयुवक कोच कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऋषिकेश कानितकर। ऋषिकेश कानितकर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिखर धवन ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर है, वर्ष 2019 में इनमें से किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट जीता था? तो इसका राइट आंसर है डोमिनिक थिएम ने। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6। इसका अर्थ है, स्नैच और जर्क टर्म किस खेल से संबंधित है? तो ये जो टर्म है ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। फिर वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को इस साल का फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है। इसके बाद इनमें से कौन सा देश ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का सह मेजबान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है केन्या। फिर है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है, रीस जेम्स अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश के लिए खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ MCQ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? तो जो स्वदेशी आंदोलन है इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, सैयद हैदर राजा, अरविंद घोष ने प्रमुख भूमिका निभाई थी इसमें। इसके बाद है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये पूछा जा रहा है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और ये संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 ईस्वी में हुआ था।
ये जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हुआ था हल्दी घाटी में। इसमें महाराणा प्रताप जो है पराजित हो गए थे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है तो 1517 में खतौली का युद्ध हुआ था, 1582 में दीन इलाही की स्थापना, और इसके अलावा 1527 में यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था 1757 ईस्वी में। तो इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। इसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध। इसके बाद सौर स्मारक किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। इसके बाद है वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं, तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी। इसके बाद है बाघ की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित हैं। इसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका आंसर है मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कौन सा है, तो जो राजगृह है ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल है। इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार होता है। इसके बाद दूध में क्या पाया जाता है इनमें से, तो लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल जिसे कहते हैं ये दूध में पाया जाता है। इसके बाद है मांडू में निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है, तो देखिए 4 यहाँ पे स्थान दिए गए, 4 स्थल दिए गए हैं। तो इसमें जो खूनी भंडारा है, खूनी भंडारा ये मांडू में स्थित नहीं है। खूनी भंडारा जो है ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसके बाद है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, और रिसेंट में इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और ये है कहाँ, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद है बिहू नृत्य किससे राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। आखिरी क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2021 का विजेता टीम कौन सी है, तो 2021 का जो T20 विश्व कप था इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था, ये एक्चुअली में भारत में होने वाला था, मैंने आपको बताया था, लेकिन कोविड के कारण इसको ओमान और UAE में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये पॉइंट एडिशनल आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पर आधारित कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो इसका आंसर है 8 से लेके 8.5%। नेक्स्ट है भारत 2021 से 2024 के मध्य विश्व की प्रमुख तीव्रतम अर्थव्यवस्था रहेगी, यह अनुमान किसके द्वारा लगाए गए हैं, तो ये जो अनुमान है ये विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन तीनों के द्वारा ही लगाए गए हैं। फिर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 में वास्तविक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही, तो इसका राइट आंसर है 9.2%। फिर है इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का मूल विषय क्या था, तो मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण। इसके बाद है 1950-51 में की गई प्रथम समीक्षा से लेकर आर्थिक समीक्षाओं के व्यापक क्रमिक विकास पर संक्षिप्त विवरण किस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है, यह किस अध्याय के नाम से सम्मिलित है, तो ये प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना इसका राइट आंसर है, यह प्रस्तावना के नाम से सम्मिलित है। इसके बाद आर्थिक समीक्षा के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने लाख विद्यालयों को नल से जल की आपूर्ति की गई, तो इसका राइट आंसर है 8 लाख से भी अधिक, ठीक है। एक्चुअली में जो पूरा फिगर है ये है 8,39,443 विद्यालय, ऑप्शन में दिया है 8 लाख से अधिक, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021 और 22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र में व्यय आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर है 9.8%। इसके बाद है आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के कितने जिलों ने 100% नल जल आपूर्ति वाले घरों की स्थिति प्राप्त कर ली है, तो इसका राइट आंसर है 83। इसके बाद है अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के प्रारंभ होने के बाद कितने करोड़ घरों को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध करवाई गई है, तो इसका आंसर है 5.5 करोड़ घर। इसके बाद है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार उन्नत स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों की जनसंख्या 2019-21 में कितने प्रतिशत हो गई है,
तो ये हो गई है 70.2%। इसके बाद है कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने नल जल आपूर्ति के साथ 100% घरों की प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त की है? तो इसका आंसर है 6, जिसमें गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव तथा हरियाणा शामिल हैं इनमें। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दिसंबर 2011 तक ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण किया गया, कितने का? तो यहाँ पे 10.86 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है भारत में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रहेगी? तो जो वृद्धि दर रहेगी ये रहेगी 9%। इसके बाद है विश्व बैंक द्वारा 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित कितनी की गई है? तो ये अनुमानित है 8.7%। इसके बाद है वर्ष 2021-22 में कृषि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 3.9% की वृद्धि हुई है कृषि में। इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो ये रहा है 308.6 मिलियन टन। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में कुल उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 7% की वृद्धि हुई है इसमें। नेक्स्ट है वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का अनुपात कितना है? तो निवेश का अनुपात है 29.6% का। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो यहाँ पे निर्यात में लगभग 16.5% की वृद्धि का अनुमान है। इसके बाद वर्ष 2021-22 में देश के आयातों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसमें 29.4% का अनुमान है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निर्यात में 16.5% है और आयात में 29.4% है। इसके बाद दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो इसका राइट आंसर है 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहा है? तो 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा है ये GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग रहा है 9.2%। इसके बाद है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यहाँ पे देखिए 6.8% इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 2020-21 की बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में, तब 9.2% था, और यहाँ पे 2021-22 की बात हो रही है तो यहाँ पे 6.8% रहने का अनुमान है। फिर है संक्रमणों की लहरें, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और हाल ही में वैश्विक मुद्रा स्फीति के नीति निर्धारण के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने जो रणनीति अपनाई है उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इस रणनीति का नाम है बारबेल रणनीति। फिर 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है? तो यहाँ पे 9.2% की वृद्धि आंकलित की गई है। फिर वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण कितने किलोमीटर हुआ है? तो 36.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है प्रतिदिन। फिर वर्ष 2021-22 में उद्योग में विकास की दर का अनुमान कितना है? तो 9.2% का अनुमान है। फिर वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यहाँ पे 8.2% रहने का अनुमान है इसमें। इसके बाद है वर्ष 2021-22 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो यहाँ पे अनुमान है 15% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 में रेपो दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर है 4%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में वन क्षेत्र में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 10वें में है भारत। फिर है 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है तृतीय यानी तीसरे पे। इसके बाद है नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में कितना था? तो इसका राइट आंसर है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो 83 है। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो प्रजनन दर थी 2 की। इसके बाद है वर्ष 2021-22 में नए स्टार्टअप के साथ भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है?
तो भारत हो गया है तीसरे नंबर पे। और आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 2.1%। इसका देखिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, 13 फरवरी को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। डेट याद रखिएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि सबसे पहली बार इसको मनाया गया था 2012 में। ठीक है, तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो देखिए इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, न्यूज़ के क्षेत्र में और इसके अलावा शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में जो रेडियो का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है हमेशा से, आप सभी को पता है रेडियो कितना पुराना है, तो हमेशा से जो रेडियो का ये महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन सब क्षेत्रों में, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि 13 फरवरी की डेट क्यों चुनी गई? तो 13 तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1946 में 13 फरवरी को ही संयुक्त राष्ट्र रेडियो द्वारा अपने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी, इसलिए 13 फरवरी डेट चूज़ की गई है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में। तो 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसके बाद इसको ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा आज़ादी के बाद। तो 1947 में आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद देख लेते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहा है। सबसे पहले 5 फरवरी की न्यूज़ है, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2022 की जो परीक्षा है इसको टाल दिया, इसको स्थगित कर दिया है। तो जो परीक्षाएं हैं ये 12 मार्च से आयोजित की जानी थी, लेकिन हाल ही में इसको स्थगित कर दिया गया है और जो नई डेट है ये 21 मई है। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये अब 21 मई को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा एक LAC सी न्यूज़ है। तो LAC आप सभी को पता है भारत और चीन के बीच में है ये। तो भारतीय सेना LAC के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे K9 वज्र और विज्र तोप तैनात करेगी। तो ये न्यूज़ आपको बता दी। इसके बाद 6 फरवरी की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए रूस की जो कोविड की वैक्सीन थी स्पुतनिक, तो स्पुतनिक की जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन आई थी इसको अभी हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे यूक्रेन की न्यूज़ है। तो आप सभी को पता है यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी रिलेशन बिगड़ गए हैं, वहाँ पे पूरी तरह से लड़ाई की स्थिति बन गई है, वॉर का वहाँ पे पूरी तरह से स्थिति बन गया है। तो उसी को लेके अमेरिका ने यहाँ पे दावा किया है कि जो रूस है ये यूक्रेन पे हमला करने के लिए लगभग 70% तैयार हो चुका है, बस वहाँ पर हमला करने से कुछ ही कदम दूर है। इसके बाद 7 फरवरी की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देश में लगभग 100 नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद एशियाई विकास बैंक की बात करें तो ADB ने गत वर्ष यानी 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। ये न्यूज़ अभी हाल ही में ADB की तरफ से दी गई है। इसके बाद 8 फरवरी की न्यूज़ है। तो कोविन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड था इसकी जो अनिवार्यता थी इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब कोविन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आयकर विभाग की न्यूज़ है। तो आयकर विभाग ने जो नए फाइलिंग पोर्टल ओपन किए थे इस पे लगभग 6.17 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। इसके बाद 9 फरवरी की न्यूज़ है। यहाँ पे अमेरिका और ताइवान के बीच में एक मिसाइल समझौते को मंजूरी मिली है। तो अमेरिका ने ताइवान के साथ 100 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2750 करोड़ रुपए के मिसाइल समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यहाँ पे रूस और यूक्रेन की न्यूज़ फिर से दी गई है कि इन दोनों ही देशों के बीच में लगातार जो तनाव है ये बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पे युद्ध के बन गए हैं। इसके बाद 10 फरवरी की न्यूज़ है। यहाँ पे CBSE ने 10वीं और 12वीं की जो टर्म 2 की परीक्षाएं थी इनकी जो तारीखें हैं इनको घोषित कर दिया है। तो जो टर्म 2 की परीक्षाएँ हैं ये 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है। तो देश में कोरोना के इलाज के लिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक नोजल स्प्रे लॉन्च किया है और इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपको नोजल स्प्रे का नाम याद रखना है। इसका यहाँ पे देखिए 11 फरवरी की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे ने 8 ग्रुप सर्विसेज को मिलाकर एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना लिया है। तो देखिए होता क्या था कि रेलवे की पहले अलग अलग पोस्ट आती थी, तो सबके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट होता था, अलग अलग परीक्षाएं होती थी। तो ये सारे 8 जो ग्रुप थे, इन सर्विसेज थी, इन सभी को एक ही में मर्ज करके एक ही बोर्ड बना दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के नाम से।
तो अब सारे ही पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होंगे ये कॉमन होंगे। इसके बाद देख लेते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इम्पॉर्टेंट नाम है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में इन्हें नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो नाम याद रखना है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हो गए हैं अब। इसके बाद है डार्क मैटर पे न्यूज़। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने डार्क मैटर और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कणों में से एक न्यूट्रिनो की प्रकृति के बीच विशिष्ट समानताओं का पता लगाया है। तो इसमें आपको सिर्फ इस आईआईटी का नाम याद रखना है कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने इस पे खोजा है, रहस्य खोजा है इसको। तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है गद्दम मेघना। तो ये न्यूजीलैंड में यूथ पार्लियामेंट में सदस्य बनी है। आंध्र प्रदेश की 18 वर्षीय हैं ये गद्दम मेघना, और हाल ही में न्यूजीलैंड की यूथ पार्लियामेंट में सदस्य चुनी गई हैं। इसके बाद है तेजस्वी प्रकाश। तो ये बिग बॉस 15 की विजेता बनी हैं। ठीक है, तेजस्वी प्रकाश, इन्होंने जीत लिया है इस साल का बिग बॉस 15 और ये विजेता बन गई हैं। इसके बाद है अंटोनियो कोस्टा। तो ये भारतवंशी हैं और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं रिसेंट में। तो इम्पॉर्टेंट और भी बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भारतवंशी हैं। तो आपको याद रखना है एंटोनियो कोस्टा भारतवंशी हैं और ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ठीक है, तो ये रक्षा खुफिया एजेंसी के चीफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जगह किसकी लेंगे? ये जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। इसके बाद है अफ़गानिस्तान की न्यूज़। तो 5 माह के बाद यहाँ पे दोबारा से रेडियो शुरू हुआ है। तो तालिबान के डर से यहाँ पे रेडियो बंद कर दिया गया था और अभी रिसेंट में ही 5 महीने बाद यहाँ पे रेडियो फिर से शुरू किया गया है, इस कारण से न्यूज़ दिखाई गई है। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। तो ये उपसेना के प्रमुख बने हैं, इन्होंने हाल ही में उपसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, नाम आपको याद रखना है। इन्होंने जगह ली है जनरल CP मोहंती की। इसके बाद सऊदी अरब की न्यूज़ है। तो सऊदी अरब अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को बदलने जा रहा है। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है, जब भी चेंज होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को बदलने जा रहा है। इसके बाद कोच्चि की न्यूज़ है। तो कोच्चि में मछली की नई किस्म की पहचान हुई है। तो कोच्चि में जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा भारत की समुद्री जैव विविधता में एक नई मछली जोड़ी गई है। तो इसकी जो पहचान है एक नई कैरंडगीड यानी कि बट्टा किस्म के रूप में की गई है। या फोटो में देख सकते हैं, ये है वो नई मछली। इसको क्वीन फिश समूह में रखा गया है। इसके बाद है यहाँ पे रिकॉर्डा लॉन्ग। तो ये जर्मनी में ग्रीन पार्टी का नेतृत्व करेंगे, रिकॉर्डा लॉन्ग। इसके बाद है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो साइंस फिक्शन एक वेब सीरीज़ बनने जा रही है और इसी में ये नज़र आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर। इसके बाद अमेरिका की न्यूज़ है। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में खुफिया उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रीय टोही कार्यालय के लिए एक विशेष उपग्रह को कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया अभी रिसेंट में। इसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान की न्यूज़ है फिर से। तो अफ़गानिस्तान के 2 प्रांतों में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय जो है ये फिर से खोले गए हैं। तालिबान ने 2 प्रांतों में फिर से यहाँ पे महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोल दिया अफ़गानिस्तान में। इसके बाद है कैथरीन रसेल। तो ये यूनिसेफ की प्रमुख बनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट की पॉइंट में बात करें तो, अपॉइंटमेंट के क्षेत्र में बात करें तो अमेरिका की हैं ये कैथरीन रसेल। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की नई कार्य निदेशक बन गई हैं, कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो याद रखिएगा कैथरीन रसेल। फिर ओमान की न्यूज़ है। तो ओमान के फोटोग्राफर हैं तुर्की बिन इब्राहिम अल जुनैबी। इन्होंने इस तस्वीर को खींचा है, ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में, और इस तस्वीर के लिए हमदान इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफी अवार्ड इन्हें दिया गया है, जिसमें इन्हें 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। आगे कुछ स्मृति शेष देख लेते हैं। तो सबसे पहले मराठी लेखक डॉक्टर अनिल अवचट जी हैं, इनका हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री इकबाल सिंह जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद है मराठी हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता रमेश देव जी, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं खेल चर्चा। तो सबसे पहले है ICC अंडर 19 विश्व कप।
तो इस साल का जो टूर्नामेंट है इसे भारत ने जीता है और कुल मिला के भारत ने ये 5वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इससे पहले भारत ने सन 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में इस टूर्नामेंट को जीता था और अब 2022 में फिर से इस टूर्नामेंट को भारत ने जीत लिया है। भारत ने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को, ये भी याद रखिएगा। और भारत के जो कप्तान थे इनका नाम याद रखना आपको, इनका नाम था यश ढुल। इसके बाद यहाँ पे महिलाओं के AFC एशिया कप की बात करते हैं तो चीन ने इस साल का AFC महिला एशिया कप जीता है, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया फाइनल में और रिकॉर्ड 9वीं बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया है चीन ने। इसके बाद यहाँ पे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो इस साल लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा भारत की ओर से नामित हुए हैं। यहाँ पे हॉकी की न्यूज़ है तो भारत ने हॉकी में फ्रांस को 5-0 से हराया है अभी। इसके बाद क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो जो पॉल कोलिंगवुड हैं, जो कि इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर हैं, ये हाल ही में इंग्लैंड के अंतरिम कोच बन गए हैं। इसके बाद यहाँ पे गेंदबाज हैं हसनैन, तो पाकिस्तान के ये तेज़ गेंदबाज हैं मोहम्मद हसनैन। इनको गलत गेंदबाजी एक्शन के कारण क्रिकेट से अभी निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे राज्य शूटिंग अकादमी की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा, ये न्यूज़ दी गई है। यहाँ पे बात करते हैं बोपन्ना और रामनाथन की जोड़ी की, तो इन्होंने टाटा ओपन युगल खिताब जीता है अभी, जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। तो भारत के रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने टाटा ओपन यानी कि महाराष्ट्र ओपन का खिताब जीत लिया है युगल कैटेगरी में बात करते हैं तो इन्हें लगभग 12 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई है। इसका यहाँ पे देखिए क्रिकेट की ही एक और न्यूज़ है तो जस्टिन लैंगर, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच थे, इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच का पद छोड़ दिया है। जस्टिन लैंगर नाम याद रखना आपको। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का भारत दौरा था, 3 मैचों की श्रृंखला थी जिसमें भारत ने 3-0 से हरा के वेस्ट इंडीज़ को इस टूर्नामेंट को जीत लिया। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपको याद रखना है। और जो तीसरा मैच था यानी आखिरी मैच था, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे श्रेयस अय्यर। इसके बाद यहाँ पे लॉस एंजलिस ओलंपिक जो होने वाले हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ से 3 खेल बाहर हो सकते हैं, श्योर नहीं है, हो सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो 3 खेल कौन से हैं? एक है मुक्केबाजी, दूसरा है भारोत्तोलन और इसके अलावा मॉडर्न पेंटाथलॉन। तो ये 3 खेल जो हैं खेल की सूची में जगह नहीं बना पाए हैं और हो सकता है कि लॉस एंजलिस ओलंपिक से ये खेल बाहर हो जाएं। इसके बाद सामायिकी पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं तो सबसे पहले भारत की सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो काफ़ी सैड न्यूज़ है ये भारत के लिए। इन्होंने 36 भाषाओं में लगभग 50,000 गाने गाए थे, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड ही है। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। तो श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ पे? हैदराबाद में है, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज़, इसकी ऊंचाई 216 फीट की, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसका नाम जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, याद रखिएगा। इसके अलावा ये है किसकी? तो ये है श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा, नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद स्पेन की न्यूज़ है तो यहाँ पे श्रम सुधार बिल पास हुआ है, जो कि एक तरह का ऐतिहासिक है। तो स्पेन की संसद के निचले सदन में श्रम सुधार विधेयक पास करवाने के लिए सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन हाल ही में विपक्षी सांसद की वोट से हुए फैसले की वजह से स्पेन की संसद में प्रस्तावित श्रम सुधार विधेयक पास हो गया है। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा स्पेन के लिए, इस कारण से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव बढ़ रहा है, इस पर एक न्यूज़ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की और आगाह किया है कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जो अहम गैस पाइपलाइन है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसको आपको याद रखना नाम, नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसको बाधित कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर कोरिया की न्यूज़ है यहाँ पे। तो संयुक्त राष्ट्र समिति की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने साइबर हमलों के जरिए करोड़ों डॉलर चुराए हैं। ठीक है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। तो उत्तर कोरिया की वित्तीय संस्थान, क्रिप्टो करेंसी कंपनियां और विनिमय के जरिए उत्तर कोरिया ने करोड़ों डॉलर की चोरी की है।
इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ है अर्जेंटीना और ब्रिटेन और चीन के बीच में। तो देखिए, अर्जेंटीना ने फॉकलैंड पर अपना दावा किया था, जिस पे बीजिंग ने अपना समर्थन जताया था, और हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें चीन ने मतलब बीजिंग ने यहाँ पे अर्जेंटीना का फॉकलैंड पर जो दावा था इसके लिए जो समर्थन जताया था बीजिंग ने, उसको हाल ही में ब्रिटेन ने खारिज कर दिया है उस बयान को। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और इसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, उसके अलावा डेली करंट अफेयर, GK, वोकैब और भी अलग अलग तरह के स्टडी मटेरियल सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।